हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी आशीष भाटिया क्लासेज। कैसे हैं सब आप? सीटी का एग्ज़ाम आ चुका है आपका, 27 से स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप तैयारी अच्छी हो चुकी है आपकी। एग्ज़ाम का लास्ट टाइम है, अब आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। क्वेश्चन जो आपके सामने आते हैं उनको देखते रहिए और आपको घबराना नहीं है, क्योंकि चाहे मैं यहाँ पे मैं करवाऊँ या कोई और टीचर करवाए या कोई टेस्ट सीरीज, ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं वो एग्ज़ाम में आएंगे। आपको एक आइडिया लेना है कि किस लेवल के सवाल है वो पूछे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो अपने विवेक के आधार पे जो अपना माइंड सेट है उसको एकदम पॉजिटिव रखते हुए आपको पेपर करना है। और मेरी शुभकामनाएं हैं, आपका पेपर अच्छा होगा। और आपने जो लास्ट की दो इकोनॉमिक्स की जो क्लास हुई हमारी, उसको अच्छा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसे ही जो आप क्लासेस है वो देखते रहिए और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाता रहूं और अच्छे से जो क्लासेस है वो हमारी चलती रहे। आरएस प्री के लिए जल्द ही मैं इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी की जो क्लासेस है वो स्टार्ट करने वाला हूं। तो आज हमारी जो क्लास है वो है इंडियन ज्योग्राफी की। 50-52 क्वेश्चन मैंने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाए हैं, जिसमें अधीनस्थ बोर्ड जो अपने कर्मचारी चयन बोर्ड है, इसने जो पेपर अभी 2021-22 18 में जो 3-4 सालों में जो सवाल पूछे हैं वो भी मैंने यहाँ पे इनको इंक्लूड किया है। उसके अलावा चैप्टर वाइज मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको यहाँ पे उठाया है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। देखिए, सबसे पहला सवाल है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा के वन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है। जो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है उसके वन जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, ये हमारा सवाल है। देखिए, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है, देखिए मैं क्या कि इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो ट्राई करूंगा कि मेरे से मैप जो है वो थोड़ा ठीक ठाक सा बन जाए। ठीक है, तो ये चीन को मैंने पार्ट दे दिया, ये देना नहीं चाहिए ना, वैसे चीन ने ले रखा है। ठीक है, ये हमारे भारत का एक नक्शा मैंने बनाया है। देखिए, गंगा नदी निकलती है, उसके बाद बहती हुई कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल इसको बोलते हैं। और ऐसे ही एक नदी और दे रखी है, वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र निकली तिब्बत से, मैंने आपको बताया, जिसका नाम क्या है? सांगपो। तिब्बत में सांगपो बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र आती है, ब्रह्मपुत्र आके भारत में प्रवेश करती है इधर अरुणाचल से, फिर उसके बाद अपने गुवाहाटी जो असम का पार्ट है, बांग्लादेश है, यहाँ बीच में बांग्लादेश है, और सारा बहते हुए फिर इसके बाद ये भी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ये दोनों नदियां यहाँ पे डेल्टाई क्षेत्र बनाती है, एक ये वाला एरिया। ठीक है, जो बांग्लादेश में है और कुछ अपना वेस्ट बंगाल जो पश्चिम बंगाल है उसके पास में ये क्षेत्र है। अब देखिए, ये जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं सुंदरवन। आपने बहुत बार नाम सुना होगा, सुंदरवन। बांग्लादेश और अपने वेस्ट बंगाल है उसके, उसका ये पार्ट है, और यहाँ पे सुंदरवन है। ये बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे क्या जैव विविधता है, वो जैव विविधता से परिपूर्ण ये क्षेत्र है, इसको बोलते हैं सुंदरवन। राइट आंसर क्या होगा? सुंदरवन। और इस सुंदरवन में कौन सी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? उसका नाम है मैंग्रोव। लास्ट ईयर सीईटी में यही सवाल पूछा था, मैंग्रोव वनस्पति। ये सुंदरवन जो क्षेत्र है इसमें डेल्टाई क्षेत्रों में ये मैंग्रोव टाइप की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, दलदली क्षेत्र होता है ये, तो इसका राइट आंसर होगा सुंदरवन। अगला सवाल हम देखते हैं, शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी स्थल आकृति पाई जाती है? सवाल को गौर से पढ़िए, उसके बाद क्या है, ऐसे जो वर्ड है उनका हम अर्थ भी देखेंगे। देखिए, जो हमारा भारत है, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं हिमालय क्षेत्र की। मैं बात किसकी कर रहा हूं? हिमालय के क्षेत्र की। देखिए, हिमालय की यदि हम बात करें, हिमालय के अलग अलग विभाजन है। एक तो हिमालय का है नदियों के आधार पे, जिसको प्रादेशिक विभाजन हमने पीछे की कक्षाओं में भी पढ़ा था, आज भी आगे सवाल आने वाले हैं। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, कश्मीर हिमालय, नेपाल हिमालय, ये हम पढ़ते हैं। एक जो हिमालय है, इनका भौतिक प्रदेशों के आधार पे हम विभाजन करते हैं, जैसे भौतिक विभाजन, तो उसमें सबसे पहले जो ऊपर वाला पार्ट है हिमालय का, उसको हम बोलते हैं ट्रांस या महान हिमालय। ठीक है, फिर आता है बीच का, मध्य, लघु, एक आता है शिवालिक।
शिवालिक हिमालय भी आता है एक, ठीक है। अब हिमालय का जो ढाल है वो कैसे है, वो उत्तर से दक्षिण की ओर है। अब यदि मैं बोलूं आपको कि ये जो नदियां हैं सारी हिमालय वाली नदियां, सतलज, रावी, व्यास, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियां जब हिमालय से निकल निकल के भारत में प्रवेश करती है तो ये नदियां अपने साथ क्या होता है, कंकड़, पत्थर, बजरी, ये सारी चीजें लेके आती है। अब आप सब जानते हो हम पानी को बहाएंगे जोर से, सड़क पे ही मान लीजिए या कहीं खाली जगह, हम पानी को जब तेज बहाव से बहाएंगे तो उसके साथ कंकड़ पत्थर वगैरह क्या है वो आ जाते हैं। अब ये जो कंकड़ पत्थर वगैरह ये नदियां जब लेके आती है तो ये ऐसे जमने लग जाते हैं कंकड़ पत्थर वगैरह, इसको बोलते हैं हम भाबर। जो कहाँ पे है, शिवालिक के जस्ट नीचे। शिवालिक जो हिमालय है, जो हिमालय का निचला भाग है उसके नीचे है ये सारी चीजें। अब वो नदियां जब आएगी तो वो अपने साथ क्या लाएगी, कंकड़ लाएगी, पत्थर, बजरी वगैरह, ठीक है। तो इस पार्ट को हमने क्या बोला, इसको बोला भाबर, जो शिवालिक के जस्ट नीचे है, ये हो गया भाबर। अब जाहिर सी बात है जब कंकड़ है, पत्थर है, बजरी वगैरह है तो ये कृषि के लिए तो उपयुक्त हो ही नहीं सकता, तो ये एग्रीकल्चर के लिए क्या है, अनुपयुक्त जमीन है। यहाँ पे कौन सी एग्रीकल्चर होगी, कृषि यहाँ पे हो ही नहीं सकती। अब भाबर के जस्ट नीचे क्या होता है, जैसे यहां तक आ गए हम, उसके बाद क्या होता है, भाबर के नीचे वापस ये नदियां चलती रहती है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये नदियां अदृश्य हो जाती है लगभग, ठीक है। उसके बाद आता है भाबर, ये सॉरी तराई। उसके बाद एक आता है जिसको बोलते हैं तराई प्रदेश। यहाँ पे क्या होता है, ये नदियां वापस दिखनी स्टार्ट हो जाती है, पानी है। अब पानी का तो ये नेचर है, पानी की प्रकृति है कि वो रुकता नहीं है, स्थिर नहीं रहता। अब वो पानी आगे चलेगा नदियां, तब क्या होगा कि एक दलदली भूमि आएगी, दलदली भूमि आएगी और ये थोड़ी यहाँ से ऊंचाई इसकी ज्यादा होगी, और ये भाबर का ही क्या है, दक्षिणी भाग है, भाबर का ही दक्षिणी भाग है। और उत्तरी भारत का जो हमारा मैदान है वो स्टार्ट होता है, भाई उत्तरी मैदान देखते हैं, उत्तरी भारत का मैदान वो स्टार्ट होता है। अब ये क्या है कि यहाँ पे हम देखते हैं गन्ना, गेहूं, इनकी कृषि के लिए क्या है, थोड़ी उपयुक्त जमीन होती है, थोड़ी दलदली जमीन है, तो ये गन्ना कृषि इनके लिए उपयुक्त जमीन होती है। उसके बाद आता है एक, ये भांगड़ नहीं, बांगड़ होता है, ये क्या होता है, बांगड़। उसके बाद तराई के बाद आता है एक बांगड़। ये बांगड़ क्या होता है, बांगड़ होता है कि जो ये तराई प्रदेश है इसके ही जस्ट बाद में बांगड़ स्टार्ट होता है। ये क्या होता है, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उनका जमाव होता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी उसका जमाव वाली भूमि होती है। और यहाँ पे यदि मैं बात करूं इन भूमियों की, तो अपना जो पंजाब है, पंजाब और कुछ वेस्ट यूपी है उसका पार्ट है, जो पूर्वी यूपी है, सॉरी पूर्वी यूपी, इसका कुछ ये भाग है। यहाँ पे थोड़ी एग्रीकल्चर की जाती है, पर यहाँ पे समस्या क्या है, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, दलदली जमीन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, तो यहाँ पे रेह और कल्लर की समस्या पाई जाती है, रेह या कल्लर। इसका मतलब होता है कि जमीन है उसमें चूना प्रधान जमीन है पंजाब में, और यहाँ पे ये रेह और कलर की समस्या पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया बांगड़। अब इस बांगड़ के नीचे क्या होता है, बांगड़ के बाद आता है खादर। बांगड़ देख लिया, इसका तो राइट आंसर क्या होगा, भाबर, शिवालिक के जस्ट नीचे। भाबर के बाद आए तराई पे, तराई के बाद आते हैं बांगड़, और बांगड़ के बाद आता है खादर। इस खादर में क्या होता है, ये नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, यहाँ पे नवीन जलोढ़ मिट्टी, और एग्रीकल्चर के लिए बहुत उपयुक्त जमीन होती है, बहुत उपजाऊ जमीन होती है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। और इसमें चिक्का मिट्टी की प्रधानता होती है इस खादर में। और यहाँ पे यदि हम देखें, जैसे आप बिहार है, आपके यूपी है, वेस्ट बंगाल है, ये वाला पूरा जो मैदानी इलाका है वो ये क्या है, खादर, ठीक है। और एक डेल्टा होता है, डेल्टा मैंने आपको बताया लास्ट सवाल में, जब नदियां गिरती है मुहाने पे तो वहां पे दलदली जमीन होती है, वो डेल्टाई क्षेत्र होता है। और वो डेल्टा होता है, वहां मैंग्रोव टाइप की वनस्पति पाई जाती है, जो खारी क्षारीय पादप होते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं मैंग्रोव। और ये हमने चार देखे, सबसे जो एग्रीकल्चर के लिए उपयुक्त होती है वो होती है खादर, ठीक है, ये हमने देखा। और भाबर क्या होता है, शिवालिक के जस्ट नीचे, शिवालिक के तलहटी में, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है अपना, फूलों वाली बौछार संबंधित है। फूलों वाली बौछार
अब आप सोचोगे, आप जैसे बेरोजगार व्यक्ति होता है उसको क्या ख्याल आता है कि फूलों वाली बौछार किससे रिलेटेड है? जब शादी में स्टेज पे चढ़ेंगे हम तो फूलों की बौछार होगी। एक सेकंड। अब इस फूलों वाली बौछार का मतलब क्या होता है? ये ग्रीष्मकालीन बारिश है। क्या है? ग्रीष्मकालीन वर्षा। और ये बेसिकली होती है जो आपके केरल है, केरल और कर्नाटक का भाग है, वहां पे होती है ग्रीष्मकालीन वर्षा। और ये जो कहवा होता है कॉफी, उसके लिए ये होती है उपयुक्त। कहवा या कॉफी के लिए उपयुक्त होती है ये। ठीक है, एक सेकंड। ये किसके लिए होती है? कहवा या कॉफी के लिए उपयुक्त बारिश होती है। इसका संबंध किससे है? केरल से। और एक कर्नाटक के भी कुछ भाग है, वहां पे भी ये बारिश होती है। ठीक है, तो ये फूलों वाली बौछार हो गई। आप इसका अर्थ ये मत समझना कि शादी में फूलों की बौछार हो रही है और आप दूल्हे बने हो, पहले आप नौकरी लगी उसके बाद आपके फूलों वाली बौछार वो होगी आप पे। अगला सवाल है अपना, निम्नलिखित में से किसे प्राचीन साहित्य में पुरुषनी कहा गया है? ये चार नदियां हैं और किस नदी को प्राचीन साहित्य में पुरुषनी कहा गया है, ये हमारा सवाल है। प्राचीन साहित्य की बात करूं, इसमें ऐसे भी पूछ सकता है ऋग्वेद में। ठीक है, तो किस नदी को पुरुषनी नदी कहा गया है? मैंने पहले ये सवाल बताया था, यदि आप जो 15 क्लास हुई है उनको देखेंगे। एक नदी है जिसका नाम है रावी। इस रावी नदी को कहते हैं पुरुषनी, या फिर इसको बोलते हैं इरावती। और ये नदी है, इसका उद्गम कहाँ होता है? इसका उद्गम होता है आपके जो हमारा हिमाचल प्रदेश है उसमें कांगड़ा जिला है, हिमाचल का कांगड़ा जिला, और उसमें रोहतांग दर्रे से ये नदी निकलती है, रोहतांग दर्रे से। और इस नदी को बोलते हैं हम क्या? पुरुषनी या इरावती नदी भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी का एक भाग है। पीर पंजाल श्रेणी डॉट 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 किसका भाग है? ठीक है, कौन से हिमालय का भाग है? पीछे हमने हिमालय के विभाजन मैंने बताए, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय। ठीक है, उसके बाद शिवालिक, ये सारे हम देख रहे थे। तो हिमालय में पीर पंजाल जो श्रेणी है ये किसका भाग है? ये है आपके मध्य हिमालय। जो मिडिल हिमालय है उसका पार्ट है हिमालय के ऐसे विभाजन मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तर से दक्षिण ढाल है, ऊपर वाला ट्रांस, ऐसे हिमालय चलता है। अब ये चोटियां क्या है कि ऊंचाई इनकी जैसे आगे जाके तो ये मुड़ जाता है, ऐसे घुमाव होता है। चोटियां ऊपर ज्यादा हाई है, उसके बाद ऊंचाई कम होती जाती है हिमालय की। ठीक है, तो ये मध्य हिमालय का भाग है। इसको जम्मू कश्मीर में तो बोलते हैं पीर पंजाल। जो मध्य हिमालय है इसको जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं? पीर पंजाल, मध्य हिमालय। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? पीर पंजाल बोला जाता है। इसको हिमाचल प्रदेश में बोला जाता है धौलाधर श्रेणी। पूछ सकते हैं आपसे, मध्य हिमालय को हिमाचल प्रदेश में क्या बोला जाता है? धौलाधर श्रेणी। जम्मू कश्मीर में बोलते हैं पीर पंजाल। ठीक है, इसको नेपाल में बोला जाता है महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी। और इसको आपके जो उत्तराखंड है हमारा, वहां पे इसको बोला जाता है मसूरी श्रेणी। ये इसके मध्य हिमालय के ही क्या है? नाम है। तो पीर पंजाल जो श्रेणी है वो किसका भाग है? मध्य हिमालय का। मध्य हिमालय को ही जम्मू कश्मीर में बोलते हैं पीर पंजाल, हिमाचल में बोलते हैं धौलाधर, नेपाल में बोलते हैं महाभारत, और उत्तराखंड में बोलते हैं मसूरी श्रेणी। ठीक है, तो ये मध्य हिमालय इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया, ये पीर पंजाल वाली ये रेंज है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल, अगला सवाल है, कौन सा राज्य अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ शेयर करता है? दो राज्य है, दो देश है, एक बांग्लादेश है और एक म्यांमार है, उनके साथ साझा करता है। ऐसा कौन सा राज्य है? अब ये चारों राज्य ही क्या है? नॉर्थ ईस्ट के हैं। और सबसे बड़ी आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं जिनका जीके बहुत अच्छा होता है, उनको नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं उनके बारे में नहीं पता।
पता भी है तो उनको ये नहीं पता कौन से राज्य की कौन सी राजधानी है। मुझे भी बहुत दिन तक पता नहीं चला था, कंफ्यूज रहा था। उसके बाद में एक बार घूमने का मौका मिला नॉर्थ ईस्ट में, तो फिर जानने का मौका मिला कि ये छोटे-छोटे राज्य हैं हमारे पूर्वोत्तर राज्य, उनके नाम है वो हमें ऐसे लगता है कि मिज़ोरम, त्रिपुरा ये इनकी लोकेशन वगैरह है। तो आप एटलस है उसमें इन राज्यों के बारे में थोड़ा-सा देखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मिज़ोरम। मिज़ोरम जो है उसके म्यांमार और बांग्लादेश दोनों की सीमा लगती है, ठीक है? और थोड़ा-सा मैं आपके लिए एक चार्ट ये मैंने प्रिपेयर किया था। इसमें मैंने बहुत सारी चीजें बता दी एक चार्ट में कि हमारे जो भारत के पड़ोसी देश है उनके साथ कौन-कौन से राज्य है वो लगते हैं। भारत की जो कुल सीमा है वो स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर है, ठीक है? जिसमें 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वो है। अब देखिए बांग्लादेश है, हमारा सवाल था बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है हमारी। पहला सवाल तो ये हो गया, ठीक है? बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर। 5 राज्य है, वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ये है बीच में बांग्लादेश, 5 राज्य। अब म्यांमार के साथ लगती है 4 राज्यों की, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ये जो मिजोरम है, ये वाला लाल डॉट से कर रहा हूं, तो मिजोरम के इधर बांग्लादेश की भी सीमा लगेगी और म्यांमार की भी लगेगी, ठीक है? तो मिजोरम इसका राइट आंसर वो है, हो जाएगा, ठीक है? और ये जो आपका स्लाइड है इसकी मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। अगला सवाल, डंकन मार्ग या डंकन पास जिसको बोलते हैं, डंकन पैसेज, वो डॉट डॉट के बीच स्थित है। डंकन मार्ग, ये सवाल भी मैंने, मतलब सवाल नहीं, पहले अंडमान निकोबार है वो मैंने पूरा करवाया था, उसमें मैंने ये बताया था। तो ये अंडमान के ही सारे भाग है, तो डंकन मार्ग है वो किसके मध्य स्थित है? इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी और लघु अंडमान के बीच में, ठीक है? दक्षिणी और लघु अंडमान, ये इसका राइट आंसर होगा। ये देखिए यहाँ पे है डंकन पैसेज, ये है लिटिल अंडमान, को बोलते हैं लघु अंडमान। अंडमान के बारे में पूरा डिटेल से मैंने आपको बताया था, राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, नारकोंडम, कोको चैनल, सारे मैंने आपको बताए थे। ये है लिटिल अंडमान, लघु अंडमान, और इसके बाद ये है साउथ अंडमान यानी दक्षिणी अंडमान। इसके बीच में कौन सा पैसेज है? ये है डंकन पैसेज, ठीक है? डंकन मार्ग, ओके। और आपके जो लिटिल अंडमान, लघु अंडमान और कार निकोबार, इसके बीच में है 10 डिग्री चैनल। ये भी पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछते हैं कि 10 डिग्री चैनल किन के बीच में है? लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में, ठीक है? अगला सवाल, निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी हमसे पूछी है। देखिए पूर्वी घाट है उसकी सबसे ऊंची चोटी है अन्नाई मुड़ी। 2 घाट है, एक पश्चिमी घाट है और एक पूर्वी घाट है। ये वाला कौन सा है? पश्चिमी घाट। और पूर्व की साइड में ये हो गया पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट तो क्या है? एक निरंतर श्रृंखला है। देखिए यहां से कहीं पे भी आपको कटी फटी नहीं दिखाई देगी। और पूर्वी घाट है वो क्या है? कटी फटी है, क्योंकि जो साउथ की जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो सारी निकलती इधर से है, पश्चिमी घाट से लगभग, और गिरती किधर है? इधर बंगाल की खाड़ी में। इसलिए क्या है कि ये पूर्वी घाट है वो कटा फटा है, ठीक है? और पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है ये है अन्नाई मुड़ी। यहाँ पे अन्नाई मुड़ी, यहाँ पे है ये चोटी, कौन सी? अन्नाई मुड़ी। और ये देखिए इधर से पूर्वी घाट आता है नीचे और इधर से पश्चिमी घाट आता है, उस वो मिलते भी है यहाँ पे, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्नाई मुड़ी। और नीलगिरी जो पहाड़ियां हैं, ये नीलगिरी है, ठीक है? इसकी दोदा बेटा है वो सबसे ऊंची चोटी है पश्चिमी घाट की। अगला सवाल, भारत की अधिकांश वर्षा है, भारत में जो वर्षा है वो अधिकांश कौन सी वर्षा है? एक है संवहनी, एक प्रवर्तीय, वो पर्वतीय, एक चक्रवाती, और इनमें से कोई नहीं। ये सवाल पूछा गया है पहले अधीनस्थ बोर्ड द्वारा। देखिए इसका राइट आंसर होगा पर्वतीय। भारत में जो मुख्य निर्धारक है, जैसे हम राजस्थान की बात करते हैं अरावली आ जाता है, नीचे यदि हम बात करें वेस्टर्न घाट है, पूर्वी घाट है, उसके बाद हिमालय है। तो भारत का जो मानसून है वो पर्वतीय वर्षा है वो ज्यादा भारत में होती है। जो आपके नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है जहाँ पे हम ये आपके मानशिवराम है, चेरापूंजी, ये भी क्या है, सारे हिमालय का ही पार्ट वहां से घूम के आता है, खासी गारो जयंतियां पहाड़ियां है।
तो वो पहाड़ियां क्षेत्र है, उनके कारण क्या है, भारत में पर्वतीय वर्षा ज्यादा होती है। अगला सवाल, भारत में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल है वो सबसे अधिक है? देखिए, भारत में जो वन है सबसे ज्यादा वो कौन से पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में जो भारत का सिस्टम है इसमें ये वन है, ये पूरा ये पाया जाता है। देखिए, मोस्ट ऑफ जो पार्ट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। उसके बाद अगला सवाल, अगला सवाल है आपके, निम्नलिखित में से किस उद्योग या उद्योगों को अनिवार्य लाइसेंस दिया जाता है? ये सवाल भी पहले जो आपके कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके द्वारा पूछा गया है। कौन से उद्योग है उनको अनिवार्य लाइसेंस दिया ही जाना मतलब अनिवार्य है? इलेक्ट्रॉनिक और एरोस्पेस इनको दिया जाता है रक्षा उपकरण, औद्योगिक विस्फोटक इनको भी दिया जाता है अनिवार्य लाइसेंस, खतरनाक रसायन इनको भी अनिवार्य है। ये तीनों है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी को। ये जो इतने सारे उद्योग है इनको अनिवार्य लाइसेंस है वो दिया जाना चाहिए, लाइसेंस इनके लिए अनिवार्य है। अगला सवाल, भयंकर 50 संबंधित है। ठीक है, अब आप YouTube पे देखते हो कई जो टीचर्स होते हैं उनका थंबनेल होता है भयंकर 50, ऐसे थंबनेल देख के डर सा लगता है कि वो क्या करवाने वाले हैं। ठीक है, और भयंकर 50 और इसका कई बार नाम आता है प्रचंड 50, ये किससे रिलेटेड है? ठीक है, ये है पवने, इनका क्या नाम है? पवने है, यानी ये पवनों का नाम है भयंकर 50 या प्रचंड 50, ये पछुआ पवनों से रिलेटेड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पछुआ पवने। अब देखिए, जियोग्राफी डिटेल से बताऊंगा तो ये क्वेश्चन बता रहा हूं ताकि आपके कुछ फैक्ट्स है वो एग्जाम जाते वक्त आप देख सको इनको। सवाल ऐसे ही पूछते हैं सीटी में, तो ये पछुआ पवने जो होती है उनसे रिलेटेड है। कौन सी? प्रचंड 50। उसके बाद अगला सवाल है आपके, इसमें संरक्षित रिजर्व दे रखे हैं, जैव मंडलीय संरक्षित रिजर्व, और हमसे पूछा है कि सही नहीं है, यानी हमसे ये पूछा है कि कौन से सुमेलित नहीं है। ठीक है, 4 दे रखे हैं, उनको हमें देखना है। देखिए, एक है अगस्त्य मलाई, ये बता रखा है कर्नाटक में। मानस है वो आसाम में है, ये बिल्कुल सही है। नोरेक मेघालय में है, ये भी सही है। शीत मरुभूमि जो है वो हिमाचल में है, ये भी सही है। अगस्त्य जो मलाई है ये कहाँ पे है? ये है कर्नाटक में नहीं, ये केरल में है। कहाँ पे है? केरल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, ये केरल में है। अगला सवाल, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद, हिमनद का मतलब ग्लेशियर, नुब्रा घाटी में अवस्थित है? नुब्रा घाटी है, बहुत फेमस है। तो ये कौन सा हिमनद है जो नुब्रा घाटी में अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सियाचिन। सियाचिन की लड़ाई भी हमने लड़ी थी, तो सियाचिन इसका क्या है? वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है, निम्नलिखित ये कौन सा स्टील कारखाना भारत की स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया था? अच्छा सवाल है ये भी, कि कौन सा स्टील कारखाना है वो भारत की स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया था, ये हमारा सवाल है। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका आंसर होगा आपके जमशेदपुर। जमशेदपुर है, वहां पे आजादी से पहले यानी 1947 से पहले 1907 में क्या है? झारखंड। ये जमशेदपुर कहाँ पे है? झारखंड। यहाँ पे JN टाटा द्वारा क्या है, स्टील जो कारखाना है वो खोला गया था। कौन सा? जमशेदपुर इसका राइट आंसर होगा। बाकी के ये सारे क्या है? बाकी के आपके आजादी से बाद में, आजादी के बाद हुए हैं, जैसे भिलाई है 1955 आई थिंक में है भिलाई। ठीक है, उसके बाद बोकारो है आपके 1964 में, राउरकेला भी 1959 में होना चाहिए शायद, मेरे एग्जैक्ट डेट 1959 में राउरकेला। तो ये जमशेदपुर है 1907 में, क्या है? झारखंड में, JN टाटा द्वारा आजादी से पहले का है, 1907 का। तो ये आजादी से पहले का है। ठीक है, उसके बाद है आपके वंडूर राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम है, अवस्थित है। वंडूर राष्ट्रीय उद्यान है, महात्मा गांधी इसका नया नाम है, वो कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में।
अंडमान निकोबार समूह में कौन सा है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान या वंडूर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अन्य राज्यों से अधिकतम सीमा साझा करता है? ठीक है, कौन सा ऐसा राज्य है जो ज्यादातर राज्यों से सीमा साझा करता है? उसका आंसर होगा आपके यूपी। उत्तर प्रदेश है वो सबसे ज्यादा क्या है? सीमा साझा करता है। अगला सवाल, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और कोसी परियोजनाएं तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डॉट 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 नदियों पर स्थित है। कौन सी नदियों पे स्थित है? ये सवाल है हमारा। देखिए, भाखड़ा जो भाखड़ा नांगल है वो कौन सी नदी पे है? वो है सतलुज पे। हीराकुंड, हीराकुंड कहाँ पे है? ये है महानदी है, वहां पे है हीराकुंड। ठीक है। और कोसी परियोजना, कोसी नदी है, कोसी पे ही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, सतलुज, महानदी और कोसी। सतलुज भाखड़ा पे सतलुज है, हीराकुंड है महानदी पे, कोसी परियोजना कोसी पे है। ठीक है। अगला सवाल, भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग हुआ था। यह सवाल भी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछा गया। सामाजिक वनीकरण, ठीक है, उसका प्रथम प्रयोग कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1976 में। ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा स्थान दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है? ये जो आपके पटवारी की एग्जाम थी, 2020 की वैकेंसी थी, 2021 में पेपर इसका लगा, उसमें यह सवाल पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दिसंबर में यानी सर्दियों में अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है? और इसका राइट आंसर होगा कन्याकुमारी। कौन सा स्थान है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी है वो दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्रकाश है वो प्राप्त करता है। पटवारी में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पंजीकरण की भारत सीरीज, अभी भारत सीरीज आप देखते हो 23 BH ऐसे गाड़ियों के पीछे नाम लिखा होता है, तो ये भारत सीरीज है अधिसूचित की है। BH सीरीज ऐच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी रक्षा कर्मियों को, सरकारी कर्मियों को, प्राइवेट कंपनियां जिनमें 4 या अधिक राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में उनके कार्यालय है के कर्मियों को, या ये सभी। ये सवाल पूछा है। देखिए, BH सीरीज अभी लेटेस्ट चल रही है तो पूछा जा सकता है सवाल। तो BH सीरीज है क्योंकि हमारे जो सिलेबस में परिवहन भी एक चैप्टर है। ठीक है, करंट में भी पूछ सकते हैं। तो भारत सीरीज है वो रक्षा कर्मियों को, सही है, सरकारी कर्मियों को, ये भी सही है। प्राइवेट कंपनियां जिनकी जो ब्रांचेज है, कार्यालय, शाखाएं, वो 4 से अधिक राज्य या यूटीज में है, उनके जो कार्मिक है उनके लिए, या ये सभी। इसका राइट आंसर होगा ये सभी। ये ऐच्छिक है, वो BH सीरीज अपना सकते हैं। ठीक है, ये सारे जो क्राइटेरिया में जो लोग आते हैं वो लोग। अगला सवाल, बाणसागर जो परियोजना है, पन बिजली परियोजना, वो कहां पर स्थित है? ये सवाल भी आया हुआ है। देखिए, कई सवाल वो याद ही छप जाते हैं। जैसे मैं बोलूं बाणसागर, तो मैं आपको ये बोल दूं ये जो बाण है ना, ये किसकी है? ये है सोने की। जो बाण है, जो तीर है, वो है सोने की। तो नदी कौन सी हो गई? सोन नदी। एक तो ये, यदि ये पूछ ले बाणसागर पन बिजली परियोजना किस नदी पे है? सोन नदी। और ये कहां पे? ये है मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा MP। MP में एक जिला है शाहडोल, वहां पे ये है। ठीक है, बाणसागर पन बिजली परियोजना। तो बाण किसकी है? सोने की। बाण सोना, सोन नदी। ठीक है। अगला सवाल, भारत भारतीय गंगीय मैदान को दक्षिणी पठार से विभक्त करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारतीय गंगीय मैदान कौन से? वही सारे, तराई, भादर, वो खादर, भाबर, बांगड़, वो सारा क्या है? भारत का गंगीय मैदान है, गंगा नदी है उसका मैदानी क्षेत्र है। वो दक्षिणी पठार से विभक्त करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये सवाल है। बिना नक्शे के ऐसे सवाल हो ही नहीं सकते। देखिए, ये है आपके ये वाला एरिया। देखिए, जो खाली स्पेस जो आप देख रहे हैं ना, मैं यहाँ पेन से डॉट डॉट कर रहा हूँ, ये है गंगीय मैदान, शिवालिक। फिर नीचे वाला, ये वाला पूरा क्या है? मैदानी इलाका है, जहाँ पे सबसे ज्यादा इंडिया में एग्रीकल्चर अच्छी खासी यहाँ पे होती है। और ये यहाँ पे
जो आपके ये वाली आप श्रेणी देख रहे हो यानी प्रायद्वीपीय, ठीक है। अरावली क्या है? अरावली पश्चिम साइड में है और प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है वो स्टार्ट होता है यहाँ से। तो विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है, ये विंध्याचल, ये करती है गंगेय मैदान। अब गंगेय मैदान देखिए आप, जो अपने अलवर वाला इलाका है उसको भी उत्तरी मैदान का हिस्सा माना जाता है। राजस्थान में अलवर, ये सवाई माधोपुर, इधर चंबल वाला पूरा इलाका है, क्योंकि चंबल भी क्या है, यमुना की सहायक नदी, यमुना गंगा की है, तो वो पूरा गंगेय मैदान है। और ये प्रायद्वीपीय भारत यानी इस पार्ट से अलग कहाँ होता है? विंध्याचल, यहाँ से अलग होता है, यहाँ से क्या है, अलग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंध्य, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल, भारत के किस क्षेत्र में श्योक या नुब्रा घाटियां अवस्थित है? नुब्रा अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, सियाचिन जो ग्लेशियर है वो कहाँ पे है? नुब्रा घाटी में। श्योक और नुब्रा घाटी वो कहाँ पे है? वो है लद्दाख क्षेत्र में, जो हिमालय का ऊपरी पार्ट है, ट्रांस हिमालय, उसमें, ठीक है। लद्दाख क्षेत्र है, वहां पे ये श्योक और नुब्रा घाटी है। उसके बाद अगला सवाल है, भारत का प्रथम समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला प्रथम राज्य है। अब आप सोचोगे गाय के लिए देश में बहुत राजनीति हो रही है, एक जो गौ माता है उसके लिए कितनी राजनीति हो रही है, दोनों मतलब सारी पॉलिटिकल पार्टियां राजनीति करती हैं, तो बहुत सारे निर्दोष व्यक्ति है उनको मार भी दिया जाता है गौ तस्करी के आरोप में, और गौ तस्करी भारत में होती भी बहुत ज्यादा मात्रा में है। सरकार है वो राजनीति करती है। तो आप सब सोचोगे कि गाय जो नॉर्मल गाय हमारे होती है वो तो है ही, अब ये समुद्री गाय भी होती है क्या? जी हाँ, समुद्री गाय होती है। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, ये समुद्री गाय है, देखिए ये क्या है, ये समुद्री गाय है। और समुद्री गाय का जो आपके संरक्षण रिजर्व है वो खोला है किस राज्य ने? तमिलनाडु। इसका राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपा किसके लिए प्रख्यात है? नेपा उद्योग किसके लिए प्रख्यात है? ये हमारा सवाल है। देखिए जो नेपा मतलब ये शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, एक जगह है नेपा नगर। नेपा नगर है भारत में किसके लिए फेमस है? वो है आपके अखबारी कागज उद्योग के लिए। तो नेपा उद्योग किसके लिए है? अखबारी कागज उद्योग के लिए, ठीक है। नेपा नगर भारत में सबसे पहले जो अखबारी कागज है उसका कारखाना नेपा नगर में स्थापित किया गया था। अगला सवाल है, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? देखिए गांधी सागर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पे अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, एमपी में है गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के नक्शे पर सबसे उत्तर में स्थित है? भारत का नक्शा देखना पड़ेगा भाई, जो संरचना भारत के सबसे उत्तर में स्थित है तो इसके लिए हमें नक्शा देखना पड़ेगा। अब ये देखिए कि इसमें ये पूछा है, जो चार संरचनाएं दे रखी है, वैसे तो भारत के सबसे उत्तर में ऊपर देखोगे तो हिमालय है, पर यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हमें देखना है। एक है मालवा पठार, अजंता श्रेणी, विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा। वो पुराने वाला ही देख लेते हैं। ये देखिए अजंता तो आप जानते ही हो, अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में। उसके बाद एक है विंध्य, ये विंध्य रही। और मालवा जो है, मालवा वो सबसे क्या है, उत्तर में है, मालवा का पठार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मालवा होगा। मतलब जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? मालवा। बाकी तो उत्तर में तो हिमालय है, ठीक है। तो मालवा पठार क्या होगा? राइट आंसर होगा। ये सवाल भी पूछा गया है पहले। उसके बाद है, वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत है वो वन क्षेत्रों से आच्छादित होना चाहिए? ये एक नियम है, मतलब अनिवार्यता है कि इतने प्रतिशत वन है वो होने ही चाहिए। उसके यदि नहीं होते, जैसे मेरा जैसे चूरू गृह जिला है, तो चूरू में क्या है, सबसे कम वन क्षेत्र है, तो वहां पे क्या है, वनीकरण के ज्यादा से ज्यादा प्रयास किए जाते हैं वन विभाग के द्वारा। तो वन नीति है उसके अकॉर्डिंग जो 33% जो जमीन है उस पे क्या है, वन होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 33%। कि एटलीस्ट 33% जमीन पे तो
वन आच्छादित होने ही चाहिए। ठीक है। अगला सवाल, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र, ये बता दिया कहाँ पे है, गुजरात में, पर ये पूछा है किस जिले में स्थित है। ये सवाल भी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछा जा चुका है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है वो भरूच जिले में है, गुजरात में है ये, भरूच जिला वहां पे है ये। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, महोगनी वनस्पति प्रजाति डॉट 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 कौन से वन क्षेत्रों में पाई जाती है। महोगनी के जो वृक्ष है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन होते हैं वहां पाए जाते हैं। कौन से, महोगनी के वृक्ष, लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, उच्च जो आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जैसे आप वेस्टर्न घाट है, अपना ईस्टर्न घाट है, उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में आप देखते हो मेघालय जो पठार है वो वाला क्षेत्र है, वहां पे क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला सवाल, और आपके ऊपर थोड़ा जैसे इधर जाओगे नॉर्थ ईस्ट से ऊपर, उधर भी पाए जाते हैं वर्षा वन और ये सदाबहार वन। उसके बाद है आपके भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। अच्छा सवाल है ये भी, जो भारतीय वन सर्वेक्षण है उसका मुख्यालय कहाँ पे है। इसका राइट आंसर होगा आपके देहरादून। देहरादून में क्या है, भारतीय वन सर्वेक्षण है उसका मुख्यालय स्थित है। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है। सूर्य कहाँ से उगता है, पूर्व की साइड से। ठीक है, तो जाहिर सी बात है पूर्व का ही कोई राज्य होगा जहाँ पे सबसे पहले सूर्य आएगा। तो भारत में, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है, उसका आंसर होगा आपके अरुणाचल प्रदेश। जैसे आपको कभी मौका मिलेगा नॉर्थ ईस्ट में जाने का, तो आप ये देखोगे कि नॉर्थ ईस्ट में 4 साढ़े 4 मतलब 5 बजे तो सूर्यास्त हो जाता है। मैं गुवाहाटी गया, शिलोंग गया, मेघालय वगैरह, तो वहां पे 4:30 5 या 6 बजे के लगभग तो एकदम ऐसे अंधेरा हो जाता है। जब गर्मियां होती है तब भी हमारे 6 साढ़े 6 7 तक नहीं होता। सुबह मॉर्निंग में आप उठोगे तो 4 बजे वहां पे क्या है, सूरज उग जाता है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, डफल और मिरी पहाड़ियां वो स्थित है। इसका राइट आंसर होगा आपके डफल मिरी पहाड़ियां कहाँ पे है, अरुणाचल में। ठीक। अगला सवाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है। अच्छा सवाल है, ये पूछा भी गया पहले एसआई के पेपर में। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है उसके तट का नाम क्या है। इसके लिए हमें क्या देखना, इसका राइट आंसर होगा कोरोमंडल, इसका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट। पर हम ये सारे चारों ऑप्शन ही देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दमन है, दमन महाराष्ट्र यानी मुंबई, और यहां से लेके गोवा, ये वाला जो इलाका है इसको बोलते हैं हम कोंकण तट। क्या बताया मैंने, दमन, मुंबई महाराष्ट्र और गोवा, यहां तक का क्षेत्र कौन सा है, कोंकण तट। ठीक है, यानी पणजी तक, गोवा की राजधानी है पणजी, वहां तक। उसके बाद हम चले पणजी से। ठीक है, पणजी से हम चले, ये आ गया कर्नाटक। ये कौन सा राज्य है, कर्नाटका। तो पणजी से लेके और मंगलुरु एक जगह आती है कर्नाटक में, कौन सी जगह है, मंगलुरु। तो ये कोंकण से लेके ये मंगलुरु वाला एक क्षेत्र आ गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे। देखिए 4 ऑप्शन है यहाँ पे। सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। हाँ सही है, सही है। हाँ, फिर मंगलुरु से लेके हम, ये हो गया कोंकण। उसके बाद मंगलुरु से लेके और ये कन्याकुमारी वाला जो इलाका है नीचे कर्नाटक वाला, इसको बोलते हैं मालाबार तट, मालाबार तट। और ये मैंने क्या बताया, जो गोवा वाला इलाका है पणजी, यहां से लेके मंगलुरु तक का, इसको बोलते हैं हम कन्नड़ तट। कन्नड़ यानी जो कर्नाटक है उसका हिस्सा हो गया, ये हो गया कन्नड़ तट। उसके बाद मंगलुरु से लेके, कर्नाटक में मंगलुरु से लेके और नीचे कन्याकुमारी, ये केरला, मतलब तमिलनाडु केरला और कुछ कर्नाटक का पार्ट, ये हो गया मालाबार तट। ठीक है, जिसमें आपके कर्नाटक का कुछ पार्ट आया। ठीक है, और मोस्ट ऑफ क्या आया, तमिलनाडु और केरला, ये हो गया मालाबार। तो ये वेस्टर्न घाट की साइड हो गई ये दोनों तो। ठीक है, उसके बाद एक आता है आपके आंध्र प्रदेश, जो अभी हम देखेंगे कौन सा, जो हमारा आंसर है कोरोमंडल। ये किस साइड में, देखिए ये है आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का ये भाग है, इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल। और ओडिशा, ये वाला ओडिशा, ओडिशा और आंध्रा का ये भाग है, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार, या फिर कलिंग तट भी इसको बोला जाता है। तो ये तो उत्तरी सरकार और कोरोमंडल, ये तो है पूर्वी घाट पे। आंध्र और तमिलनाडु का भाग, ओडिशा और आंध्रा का भाग, ये है पूर्वी घाट पे। कोंकण, कन्नड़, ये आपके मालाबार, ये किस साइड में है? ये है पश्चिमी घाट की साइड में। उसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से असंगत है। असंगत हमसे पूछा है। 4 विभाजन दे रखे हैं हिमालय के नदियों के आधार पे। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन इसको बोलते हैं कश्मीर या पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इसकी देखिए एक, मैं कुछ मतलब इंग्लिश में अल्फाबेट लिखता हूं, उनको आप याद कर लीजिए। ये सवाल हर एग्जाम में मतलब बहुत बार पूछे गए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक नदी है एस, एस लिखता हूं, ठीक है। एस का मतलब हो गया सतलुज। कौन सी? सतलुज, सॉरी सिंधु। एस का मतलब हो गया सिंधु। एक एस का मतलब हो गया सतलज, सतलुज और सिंधु। तो पहले हो गया डबल एस। अब वापस इस एस को लीजिए, ठीक है। तो मैंने ये लिखा एस, इसका मतलब क्या? वापस सतलुज। एक नदी है सतलुज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखिए के, ये है काली। अब उसके बाद वापस के लिखिए, के का मतलब काली, और टी का मतलब तिस्ता। उसके बाद वापस टी को लिखिए और यहाँ पे लिखिए डी, डी का मतलब दिहांग, टी का मतलब तिस्ता हो ही गया। ऐसे आप याद रखिए, डबल एस सतलुज, सिंधु सतलुज, उसके बाद सतलुज काली एस के, फिर केटी टी डी, ठीक है। यही क्या है? ये नदियां हैं चारों, मैंने लिख दी। अब जो सिंधु और सतलुज है, इसके पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इसके पार्ट को हम बोलते हैं पंजाब या कश्मीर हिमालय। पंजाब या कश्मीर हिमालय सिंधु और सतलुज के बीच का पार्ट है, उसको बोलते हैं। सतलुज और काली है, उसके बीच के पार्ट को हम बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं श्रेणी कहाँ है? उत्तराखंड में, इसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। काली और तिस्ता का जो बीच का पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम नेपाल हिमालय। और तिस्ता और दिहांग है, इसके बीच के पार्ट को हम बोलते हैं असम हिमालय। यही 4 नाम है, ठीक है। तो इसके असंगत पूछा है, असंगत क्या हो जाएगा? सिंधु और चिनाब दे रखा है, और ये सिंधु एस एस का मतलब सिंधु और सतलुज, तो यही हो जाएगा फर्स्ट असंगत। ये कौन सी नदी होगी यहाँ पे? सतलुज। और यदि आपको मैप के थ्रू देखना है तो ये सिंधु रिवर है, ठीक है। और यहाँ पे एक नदी है जिसको बोलते हैं सतलुज। इसके बीच का जो पार्ट है हिमालय, इसको बोलते हैं पंजाब या कश्मीर। उसके बाद एक नदी ये है, और यहाँ से फिर मैंने क्या बताया? डबल एस, उसके बाद सतलुज और काली, ये वाला जो इलाका है इसको बोलते हैं कुमाऊं। उसके बाद आपके काली और तिस्ता, यहाँ से ये नेपाल है, देखिए नेपाल स्टार्ट हो जाता है। काली और तिस्ता, यहाँ पे तिस्ता रिवर है, इसके बीच के पार्ट को बोलते हैं हम क्या? नेपाल। ये जो हिमालय की जो श्रेणियां, इसको नेपाल हिमालय बोलते हैं। माउंट जो एवरेस्ट है यहाँ पे तिस्ता, और फिर ब्रह्मपुत्र, देखिए ये ब्रह्मपुत्र ही चल रही है, ब्रह्मपुत्र यहाँ से घूमती है, फिर ये असम में आती है। तो यहाँ जब ये नदी आती है, इसको दिहांग बोला जाता है, एक रिवर है दिहांग। तो ये वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं असम हिमालय। ये क्या है? हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है। सवाल ये भी पूछा जा सकता है, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किसने किया? ये किया सिडनी बुरार्ड, एक जो भूगोल शास्त्री थे, उन्होंने किया, सिडनी बुरार्ड इन्होंने, ठीक है। तो असंगत हो जाएगा इसमें पहला, कश्मीर या पंजाब हिमालय। आगे आगे पूछा है, असंगत की पहचान कीजिए। 4 झीलें दे रखी है, ठीक है, और आगे उनकी अवस्थिति दे रखी है, और हमें पूछा है असंगत। देखिए पहले है अष्टमुदी झील, इसमें बता रखा है केरल। अष्टमुदी बिल्कुल सही है, केरला में है। उसके बाद है भीमताल, भीमताल बता रखा है हिमाचल प्रदेश, यही हो जाएगा असंगत। भीमताल कहाँ पे है? भीमताल झील है वो उत्तराखंड में है। अष्टमुदी केरल में है, भीमताल उत्तराखंड में है,
लोनार महाराष्ट्र बिल्कुल सही है, क्रेटर झील है ये लोनार। और लोकटक मिजोरम बिल्कुल सही है, ये भी बहुत फेमस झील है लोकटक। फेमस वो आपके डांसिंग डियर पाए जाते हैं लोकटक, राष्ट्रीय उद्यान वो अभ्यारण्य भी है, ठीक है। ये मिजोरम में बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला सवाल ये है, दर्रे दे रखे हैं हमें 4 और वही असंगत पूछा है हमसे। 4 दर्रे दे रखे हैं और अवस्थिति दे रखी है और हमसे असंगत पूछा है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताऊं तो जोजिला श्रीनगर लेह को जोड़ता है, बिल्कुल सही है ये। बनिहाल दर्रा है वो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। शिपकिला शिमला और तिब्बत, ये भी बिल्कुल सही है, शिमला और तिब्बत को जोड़ता है शिपकिला। उसके बाद है तुजू, तुजू दे रखा है त्रिपुरा और म्यांमार, ये असंगत हो जाएगा, ये त्रिपुरा नहीं, यहाँ पे क्या आना चाहिए आपके मणिपुर। ये तुजू दर्रा यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे जो इम्फाल है, इम्फाल को जोड़ता है ये किससे, म्यांमार से। बाकी ये दर्रे देखिए, ये जोजिला है, ठीक है, लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। उसके बाद ये बनिहाल दर्रा है यहाँ पे, ये सॉरी बनिहाल यहाँ पे है, ठीक है, जम्मू और कश्मीर को। के बाद एक शिप किला है, ये शिमला और तिब्बत को जोड़ता है, कौन सा, शिप किला। और मानानीति कहाँ पे है, शिप, ये उत्तराखंड में है। अगला सवाल, अगला सवाल है प्रताप अर्जुन सोना गिरिजा किस फसल की प्रमुख किस्में है। तो आप किस में करिए, प्रताप अर्जुन सोना गिरिजा किस फसल की प्रमुख किस्में है। इसका राइट आंसर होगा आपके गेहूं। ये सारी गेहूं की प्रमुख किस्में हैं। गेहूं के लिए हमें, सबसे पहले मैं बात करूं, गेहूं के लिए हमें आदर्श तापमान कितना चाहिए, 10 से 15 डिग्री जब हम इसको बोते हैं। और जब ये पकता है गेहूं तो 20 से 25 डिग्री तापमान चाहिए। जनरली क्या, ये रबी की फसल है, गेहूं क्या है, रबी की फसल। अभी अक्टूबर नवंबर में क्या है, बोई जाएगी गेहूं की फसल, और आपके अप्रैल और मई में काटी जाती है। तो जब इसको काटा जाता है पकने के लिए 20 से 25 डिग्री इसको तापमान चाहिए गेहूं को। और ये सारी प्रताप अर्जुन सोना गिरिजा किसकी प्रमुख किस्में हैं, गेहूं की। तो गेहूं के लिए आदर्श जो वार्षिक वर्षा है वो चाहिए आपके 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा है, वो लगभग गेहूं के लिए चाहिए, ठीक है। हरित क्रांति में हमने सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका किया, गेहूं का ही किया था, ठीक है। और एक गेहूं का रोग पूछते हैं कई बार, कनाल बस्ट और एक रस्ट, ये रोग है इसके, गेहूं के प्रमुख रोग। अगला सवाल, अगला सवाल है उत्तर भारत में उप हिमालय के क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। हमने पहले पढ़ के आए हैं, बाबर बोलते हैं, ठीक है, शिवालिक के जो। उसके बाद अगला सवाल, हिमालय के किस क्षेत्र में करेवा भू आकृति मिलती है, करेवा, ठीक है, करेला नहीं है ये, करेवा है। हिमालय के किस क्षेत्र में करेवा भू आकृति मिलती है। हिमालय में आप देखते हो श्रेणियां हैं, उनमें मैदान भी है, कुछ घास के छोटे छोटे, अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, जैसे देहरादून दून बोलते हैं, कुछ बुग्याल जनजातियों के नाम पे भी है। उत्तराखंड में आप जाओगे, ठीक है, वहां अलग नाम है। आपके जम्मू कश्मीर में जाओगे तो वहां पे जैसे आप गुलमर्ग देखते हो, सोनमर्ग, तो मर्ग भी बोला जाता है। एक है करेवा, ये करेवा जो भू आकृति है ये आपके कश्मीर हिमालय में आपको देखने को मिलेगी, कश्मीर में। कौन सी, करेवा। और ये केसर की खेती के लिए फेमस है, कौन सी, केसर की कृषि होती है, केसर की खेती, करेवा भू आकृति। कहाँ, कश्मीर हिमालय, जो हमने पढ़ के आए हैं, कश्मीर या पंजाब हिमालय, कौन सी नदियां, एस सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालय का पार्ट है वो, करेवा केसर खेती यहाँ पे होती है। अगला सवाल, अगला सवाल है कौन सी भू आकृति पश्चिम घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था वेस्टर्न घाट और ये आपके पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, और इसका मिलन बिंदु कौन सी पहाड़ी है, वो है अन्नाई मुड़ी, ठीक है। ये
मिलन बिंदु है नीचे अन्नाई मुड़ी, ठीक है। शेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु में है, पालनी भी नीलगिरी के पास में है, और नीलगिरी है ही पश्चिमी घाट में, तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियां, ठीक। ये यहाँ पे अन्नाई मुड़ी है, ये मिलती है यहाँ पे पश्चिमी घाट और ये, और नीलगिरी, वैसे इसका आंसर नीलगिरी होना चाहिए क्योंकि नीलगिरी यहाँ पे पूर्वी घाट का मिलन बिंदु यहाँ पे होता है, ये पश्चिमी घाट का ही विस्तार है। वैसे इसका आंसर नीलगिरी होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल, भारत की सर्वोच्च चोटी है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है एवरेस्ट, 8,848। और भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो है केटू, गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, 8611 मीटर की है। एवरेस्ट तो 8,848 मीटर की है। भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो है केटू गॉडविन ऑस्टिन, यहाँ पे है ये केटू गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, ट्रांस हिमालय में। और एवरेस्ट तो यहाँ पे है नेपाल में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा जो कपास उत्पादक राज्य है वो है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। गुजरात सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन करता है। कपास भारत की क्या है? एक देशीय किस्म है। भारत में कपास के जो वर्णन है वो आपको, जैसे इसको व्हाइट गोल्ड बोला जाता है, ठीक है, सफेद सोना। और कपास है भारत में, आप यदि इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ोगे तो उसमें भी कपास के बारे में जिक्र आया है। भारत की एक देशीय किस्म है। भारत वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन करता है, जो कपास है उसका सबसे ज्यादा उत्पादन करता है भारत में गुजरात करता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? देखिए, अब्रक है उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश है वो अब्रक माइका उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आंध्र प्रदेश में जैसे गंटूर एक जगह है, के बाद बाड़मेर, कैमूर और पारसनाथ पहाड़ियां स्थित है। ये सवाल भी बहुत बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है। बाड़मेर, कैमूर और पारसनाथ पहाड़ियां कहाँ पे स्थित है? ये सारी पहाड़ियां हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी में, ठीक है। अरावली तो हम पढ़ते ही हैं, अरावली में तो देखने को मिलती नहीं। कुमाऊं कहाँ पे है? वो अपने उत्तराखंड में, ठीक है। और नीलगिरी श्रेणी पश्चिमी घाट में है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, उसमें ये पहाड़ियां है बाड़मेर, कैमूर, पारसनाथ, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, निम्नलिखित में से असंगत है। परमाणु जो विद्युत केंद्र है वो दे रखे हैं 4, और हमसे असंगत पूछा है। देखिए, तारापुर महाराष्ट्र बिल्कुल सही है, तारापुर मुंबई में है, महाराष्ट्र में। रावत बाटा राजस्थान, अब यही आप गलत कर दो तो बाटा लेके अपने सिर पे दे मारो। रावत बाटा राजस्थान में बिल्कुल सही है। नरोरा, देखिए नरोरा हरियाणा में नहीं है, नरोरा है यूपी में। बुलंदशहर एक जगह है, वहां पे है ये नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र। ये कहाँ पे है? यूपी में, तो ये असंगत यही हो जाएगा। कुडन कुलम बहुत फेमस है, ये तमिलनाडु, ये भी बिल्कुल सही है। तो नरोरा इसमें सही आंसर होगा। नरोरा कहाँ पे है? यूपी में है, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है, अल नीनो की परिस्थिति विकसित होने पर भारतीय मानसून सामान्यतः होता है। अभी मानसून चल रहा है, ठीक है, क्या पता आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए। अल नीनो की परिस्थिति विकसित होने पर भारतीय मानसून सामान्यतः होता है। मानसून में प्रबलता, मानसून का शीघ्र आगमन, मानसून का कमजोर होना, मानसून पर कोई प्रभाव नहीं। तो हमें अल नीनो के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखिए, अल नीनो क्या होता है? 2 वर्ड आपको बता रहा हूं जनरली बताने के लिए। एक है अल नीनो, एक होता है ला नीना। ला नीना दोनों स्पेनिश वर्ड है ये क्या है? स्पेनिश वर्ड है दोनों। इसका अल नीनो का मतलब होता है छोटा बच्चा, छोटा बेबी, ठीक है। और ये होती है छोटी लड़की। अल नीनो एक मेल और एक फीमेल। अल नीनो कब होता है? अल नीनो होता है जब आपके पेरू तट है, जो दक्षिणी प्रशांत महासागर है, पेरू का तट,
ठीक है। अब उस तट पे क्या है कि जो समुद्र है उसकी सतह हो जाती है गर्म। समुद्र की सतह क्या हो जाती है? गर्म, यानी समुद्र की सतह का तापमान बढ़ जाता है। अब वो तापमान जब बढ़ता है तो ये गर्म हवाएं चलती है, भारत की साइड में भी आती है। ठीक है, पवनें होती हैं, वही तो क्या है, मानसून लेके आती है। तो ये अल नीनो क्या होता है? समुद्र की सतह गर्म हो गई, गर्म होने से भारत का जो मानसून है उस पर क्या प्रभाव होगा? भारत में मानसून है वो कमजोर हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर होगा। यानी जब अल नीनो की घटना होगी, अब ये घटनाएं ऐसे भी नहीं है कि कोई, आप ये देखिए कि मतलब 7-8 सालों में होती है, तो भारतीय मानसून क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लानीना, लानीना में इसका अपोजिट होता है, समुद्र की सतह वो ठंडी हो जाती है, यानी समुद्र का जो नॉर्मल तापमान है, सामान्य तापमान, उससे अपेक्षाकृत कम तापमान हो जाता है। अब जब ये ला नीना की घटना होती है तो मानसून बहुत तेज आता है, मानसून भारत में अच्छी खासी बारिश होती है, बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। और मानसून कमजोर, सूखे की घटना कब होती है? जब अल नीनो होता है। ठीक है, दोनों मैंने आपको बता दिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत, उसका सबसे बड़ा पठार पूछा है। प्रायद्वीपीय भारत कौन सा? नीचे वाला। ठीक है, उसका सबसे बड़ा पठार पूछा है। ये देखिए प्रायद्वीपीय भारत, ये वाला। ऑप्शन में एक है शिलोंग का पठार, ये तो होगा ही नहीं। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा पठार है ये वाला, दक्कन का पठार, दक्कन ट्रेप। कौन सा? दक्कन का पठार। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पठार है। तो प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा हो गया? दक्कन का पठार। उसके बाद अगला सवाल, पूर्व पश्चिम गलियारे भारत के किन दो प्रमुख नगरों को जोड़ता है? पूर्व पश्चिम जो गलियारा है वो भारत के किन दो नगरों को जोड़ता है, यानी पूर्व से लेके पश्चिम तक? एक हाईवे है, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो किन दो भारत के प्रमुख नगरों को जोड़ता है? देखिए, ये जोड़ता है, एक जगह है असम, जो राज्य है असम में एक जगह है जिसका नाम है सिलचर। कौन सा? सिलचर। और एक है भारत में गुजरात, गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है पोरबंदर, जहां पे गांधी जी का जन्म हुआ, पोरबंदर। तो ये उत्तर से, ये पूर्व से पश्चिम चल रहे हैं, ये पूर्व से पश्चिम में ये गलियारा है। उदयपुर से अपने राजस्थान से होके आता है ये, और सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। और एक उत्तर से दक्षिण गलियारा, ये श्रीनगर से चलता है और आपके कन्याकुमारी। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम सिलचर से पोरबंदर, उत्तर से दक्षिण श्रीनगर से कन्याकुमारी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सिलचर से पोरबंदर, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन करने वाला राज्य है? भारत में जो सर्वाधिक बॉक्साइट है वो उत्पादन करता है आपके ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु महिसानी सुलेपत बादाम लोह अयस्क क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, ये गुरु महिसानी, सुलेपत, बादाम, ये सारे जो क्षेत्र है भारत के कौन से राज्य के हैं? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ओडिशा। ठीक है, ये भारत के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। उसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। कौन सा पूछा है? सबसे छोटा, यानी बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। सबसे छोटा कौन सा है? जैवमंडल का मतलब होता है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है, वन्य जीव ज्यादा होते हैं। एक तो राष्ट्र जो अभ्यारण्य होते हैं, बाघ संरक्षित क्षेत्र होते हैं, छोटे छोटे कुछ एरिया होते हैं। फिर सामूहिक सबको मिला लिया जाता है, एक बड़े एरिया को कवर करने वाला, उसको बायोस्फीयर रिजर्व बोला जाता है। भारत में टोटल कितने हैं? वो 18 हैं। भारत में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? वो है 18। ठीक है, BR लिख रहा हूं, बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। अब हमसे ये पूछा है सबसे छोटा कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? सबसे छोटा है डिब्रू साइखोवा, ये है असम में। कौन सा? डिब्रू साइखोवा।
अब आप पूछोगे सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा कच्छ का रण, ये सबसे बड़ा है, और डिब्रू साइकोवा सबसे छोटा है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो अब आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो आप सोचोगे सर हमें यही नहीं पता कौन से राज्यों से गुजरती है, और आप पूछो नहीं गुजरती, तो पहले ये बता दीजिए कि कौन से राज्यों से गुजरती है। देखिए, कर्क रेखा है उसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा होती है, अक्षांश रेखा। ठीक है। अब मेरा सवाल ये है, सवाल क्या, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, उससे आप ये देख सकोगे कि कर्क रेखा है वो भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। ट्रिक क्या है हमारी? ट्रिक है गजराज। मैंने देखिए होता क्या है, ये ट्रिक मैं इसलिए बता रहा हूं आपको याद करने के लिए। ट्रिक यही है कि दो दोस्त है, वो सामने झाड़ियां लगी हुई है, उन झाड़ियों पे तीर से निशाने लगा रहे हैं। तो पहला दोस्त दूसरे दोस्त को आके बोलता है, गजराज मैंने 36 झाड़ियों पर तीर मारे। ठीक है, यही हमारी ट्रिक है। गजराज मैंने 36 झाड़ियों पर तीर मारे। अब देखिए, गज का मीन्स गुजरात, राज मीन्स अपना प्यारा राजस्थान, मैंने मीन्स एमपी मध्य प्रदेश, 36 मीन्स छत्तीसगढ़, झाड़ियों मतलब जा से झारखंड, पर मीन्स पश्चिम बंगाल, तीर ती मतलब त्रिपुरा, और मैं मतलब मिजोरम। ये 8 राज्य है जहां से क्या है, कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्य। अब इनमें देख लो आप, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात, ओडिशा, ओडिशा से कर्क रेखा है वो नहीं गुजरती, गुजरात से भी जाती है, त्रिपुरा से भी और पश्चिम बंगाल से भी। ये ट्रिक है, गजराज मैंने 36 झाड़ियों पर तीर मारे, और ये हमारी कर्क रेखा में आप देख लीजिए। गुजरात, गज, राज, वो राजस्थान अपने यहाँ बांसवाड़ा से, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ये तो है 23.5 डिग्री कौन सी, कर्क रेखा। और एक है 82.5 डिग्री मानक समय भारत का, वो मैंने आपको पहले बताया था एक बार। ये मानक समय है जो इलाहाबाद में, प्रयागराज हो गया, प्रयागराज में नैनी के पास से गुजरती है, नैनी का जो टाइम होता है वही भारत का मानक समय 82.5 डिग्री। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, छत्तीसगढ़ में। ये सवाल एक बार पूछा गया था कि कर्क रेखा और भारत की मानक रेखा एक दूसरे को किस राज्य पर काटते हैं, छत्तीसगढ़ में काटते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये हमारे आज के सवाल हुए। आपको क्लास देखना, उसके बाद आप क्लास को एंजॉय कीजिए, और सीटी के जो अंतिम समय उसमें ऐसे क्वेश्चन है वो देखते रहिए। ज़्यादा मैटर पढ़ने का लोड अभी मत लीजिए। बाकी आपको सीटी के पेपर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज। थैंक यू।